आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना मैथ से एक और नया चैप्टर जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। चैप्टर का नाम आपका है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये एनसीईआरटी में यदि आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में तो कंपेयरिंग क्वांटिटी जो है ना वो चैप्टर नंबर आपका 8 है। यानी कि हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि हम लोग आज मैथ में एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 8 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ना कंपेयरिंग क्वांटिटीज है। अच्छा, इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है ना। तो फिर हमारा जो ये चैप्टर है ना और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये बात किसके ऊपर करने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा है ना ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज हमारा 5 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। 5 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है ये। तो एक हिस्सा आप यहां पे लिख लीजिए, दूसरा वाला आप यहां पे लिख लीजिए, ठीक है, तीसरा वाला यहां पे लिख लीजिए और चौथा वाला यहां पे लिख लीजिए और पांचवा वाला यहां पे लिख लीजिए। यानी कि हमारा जो चैप्टर है एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 8 वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। लेकिन इस चैप्टर में ना आपको 5 चीजों के बारे में पढ़ना है। टोटल कितने चीजों के बारे में? 5 चीजों के बारे में आपको टोटल पढ़ना है। वो क्या क्या है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, तभी ये चैप्टर आपका ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में आपको सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद सेकंड में पढ़ना है आपको यूनिटरी मेथड के बारे में। यूनिटरी मेथड के बारे में पढ़ना है। क्या है ये सब चीज अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले ये तो देख ले कि आखिर 5 पढ़ना क्या क्या है ना। तो पहला पढ़ना है आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में, उसके बाद पढ़ना यूनिटरी मेथड के बारे में, उसके बाद पढ़ना है आपको परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और 5वें नंबर में आपको पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले आपको पढ़ना है रेशियो एंड प्रपोर्शन को, उसके बाद पढ़ना है यूनिटरी मेथड को, उसके बाद परसेंटेज को, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट को। यानी कि एक ये छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसमें आपको ये पांचों का पांचों चीज पढ़ना है। ये तो बात हो गया किसका? एनसीईआरटी का। लेकिन यदि आप आरएस अग्रवाल के बुक से उठा के देखेंगे ना, आरएस अग्रवाल से उठा के आप देखेंगे तो ये है आपका चैप्टर नंबर, ये आपका चैप्टर नंबर है आरएस अग्रवाल में 8, ये चैप्टर नंबर है 9, ये चैप्टर नंबर है 10, ये चैप्टर नंबर है 11 और ये चैप्टर नंबर है 12। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम लोग एनसीईआरटी से कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर को यदि हम खत्म कर देते हैं तो एनसीईआरटी से एक ही चैप्टर खत्म होगा, वो भी कंपेयरिंग क्वांटिटीज। लेकिन यदि बात कर दे आरएस अग्रवाल का तो आरएस अग्रवाल से कितना चैप्टर खत्म हो जाएगा? 5 चैप्टर खत्म हो जाएगा मात्र इस एक चैप्टर के कारण। तो आरएस अग्रवाल बेसिकली करता क्या है ना, चैप्टर को अलग अलग कर देता है ना। लेकिन एनसीईआरटी में ये पांचों का पांचों चैप्टर जो है ना आपका इसी के अंदर है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर ही है। तो जरा देखो कितना बड़ा हम लोगों का यहाँ पे छुपा हुआ है ना। आरएस अग्रवाल में 5 चैप्टर है, आप खोल के देखिए अपनी किताबों को, आपको दिखेगा। आरएस अग्रवाल का बुक खोलिए आपके सामने, आपको दिखेगा कि 8 में है ये, 9 में ये, 10, 11 और 12 में ये सब चैप्टर है आरएस अग्रवाल में, उसमें अलग अलग कर दिया गया है। लेकिन ये सारा का सारा चीज आपको एक ही में पढ़ना पड़ेगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज में। तो ज्यादा अच्छी तरीके से हम लोग समझ पाए हमारे इस चैप्टर को, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पांचों को ना एक एक करके पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? हालांकि एनसीईआरटी में तो ये पांचों एक ही चैप्टर में है,
लेकिन हम लोग इसको क्या कर लेंगे, अलग अलग करेंगे। सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद इसमें आएंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद इसमें आएंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद इसमें, और लास्ट में इसमें आ जाएंगे। यानी कि एक एक करके हम लोग इसको खत्म करते चलेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब एनसीईआरटी से कंपेयरिंग क्वांटिटीज खत्म हो जाएगा और आर एस अग्रवाल से ये पांचों का पांचों खत्म हो जाएगा, बात खत्म, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोगों को पढ़ना है। एक चीज और यहाँ पे आप जान लीजिए, यहाँ पे जो यूनिटरी मेथड है ना, यूनिटरी मेथड में बेसिकली आपको दो चीज पढ़ना है, याद रखिएगा। यूनिटरी मेथड में आपको दो चीज पढ़ना है। पहला है आपका डायरेक्ट वेरिएशन, पहला पढ़ना है आपको डायरेक्ट वेरिएशन, और दूसरा पढ़ना है इनवर्स वेरिएशन। समझिए और इसको समझते हुए चलिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मतलब ये हो गया कि आपको रेशियो के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रोपोर्शन के बारे में भी पढ़ाएंगे। दो अलग अलग चीज है, रेशियो अलग चीज है, प्रोपोर्शन अलग चीज है, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। यूनिटरी मेथड में आपको दो चीज पढ़ाएंगे, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। परसेंटेज तो आप जानते ही हैं, प्रॉफिट या लॉस वही चीज में है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, वो तो अलग चैप्टर हो गया। परसेंटेज मतलब कितना परसेंट आपने मार्क्स अचीव किया या फिर कितना परसेंट आपने ट्रैवल किया, इस प्रकार के चीजों को। प्रॉफिट एंड लॉस, नुकसान हुआ फायदा हुआ, वो चीज में पढ़ेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि बैंक किस प्रकार से काम करता है। बैंक में जो हम लोग पैसा जमा करते हैं ना, या फिर हम लोग किसी से पैसा लेते हैं या फिर उधार में देते हैं, तो वो किस प्रकार से काम करता है वो हम लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो हर एक यहाँ पे जो भी आपको पांचों का पार्ट दिख रहा है, ये पांचों का पांचों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन अब यदि आप चैप्टर के नाम पे यदि गौर करेंगे ना, तो लिखा हुआ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब होता है कि यहाँ पे ना आप दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपेयर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कंपेयर करने वाले हैं, यानी कि कंपैरिजन करने वाले हैं। जैसे सपोज कीजिए, जैसे चलिए हम ना, मेरे पास ये दो चीज है, एक ये मार्कर एक ये मार्कर, तो ये क्वांटिटी नंबर 1 क्वांटिटी नंबर 2। तो बताइए मेरे हाथ में टोटल कितने क्वांटिटी है? टू क्वांटिटी हमारे पास है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हमारे पास दो क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी का मतलब समझ में आ गया क्या हो गया? कितना है, एक है, दो है, तीन है, कितना है, उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कंपेयरिंग क्वांटिटी, तो हम लोग इस क्वांटिटी को यानी कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे। चलिए कंपेयर करना शुरू करते हैं। जैसे कंपेयर करेंगे तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे? अच्छा, ये रेड मार्कर है और ये ब्लू मार्कर है ना। ये पहला सा कंपेरिजन हो गया, इसका कंपेरिजन पहला हो गया। उसके बाद यदि हम बात करें थोड़ा सा हाइट के बारे में, तो आपको दिख रहा होगा कि ब्लू वाला थोड़ा सा बड़ा है, रेड वाला थोड़ा सा छोटा है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं। तो इसी चीजों को हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। मतलब कि दो या दो से ज्यादा भी चीजों को हम लोग आपस में कंपेयर करने वाले हैं। और कंपेयर हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन के तरह से भी करेंगे, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन से भी करेंगे, परसेंटेज से भी करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से भी करेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट से भी करेंगे। तो चैप्टर अलग अलग बिल्कुल है इसमें, लेकिन सबका काम क्या है? सबका काम है कंपेयर करना, एक चीजों को दूसरे से कंपेयर करना। बात समझ में आ गया? तो यही हमारा इस चैप्टर में पूरा का पूरा बात होने वाला है। अब इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन आपको मिल गया, क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो इसको आप अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसी के हिसाब से करते चलेंगे। पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर उसको, फिर उसको। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब भी समझ में आ गया क्या होता है? कंपेयर करना, बेसिकली एक चीजों को दूसरे चीजों से कंपेयर करना। अच्छा, क्या हम कभी भी एक सिंगल क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंपेयर करने के लिए हमेशा हमारे पास कितने क्वांटिटी होने चाहिए? या तो दो या तो दो से ज्यादा। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो हालांकि 5 इसमें पार्ट है, तो सबसे पहला पार्ट हम लोग शुरू कर लेते हैं, वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल एक अपना नया टॉपिक। ठीक है, चलिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चूंकि हम लोगों का अब शुरू होने जा रहा है, तो इसको हम लोग अब जरा बारीकी से समझेंगे। ठीक है, क्या होता है रेशियो, क्या होता है प्रोपोर्शन, उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। चलिए, अब जरा इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, देखते चलिए और समझते चलिए।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा यहीं से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे जो एक सवाल ये वाला, एक सवाल वो वाला लिखा हुआ है, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए कुछ देर के लिए कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे ये बी है। ठीक है ना, समझते हुए चलेंगे तो हर एक चीज आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ए है, अच्छा इस पर ना थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये ए है और ये बी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ना अब आपको कुछ चीजें हैं जो कि जान लेने चाहिए। जैसे यहाँ पे जो आपको ये 2 डॉट दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं इज टू। क्या बोलेंगे? इज टू, इज टू। तो अब इसको हम पूरा कैसे बोलेंगे? ए इज टू बी, ए इज टू बी, ये इसको बोलने का तरीका होता है। ठीक है, अब इसमें जो आपका ये फर्स्ट वाला टर्म दिख रहा है ना, अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर देंगे हम लोग। ये जो आपका ये फर्स्ट वाला टर्म दिख रहा है ना, इसको सबसे पहले वाले को, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, या फिर फर्स्ट टर्म या फिर एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। ठीक है ना, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। तो ये जो आपको पहला वाला यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप फर्स्ट टर्म भी कह सकते हैं या फिर आप इसको एंटीसीडेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, जो आपका मर्जी, आप वो बोल दीजिए इसको। और ये जो दूसरा वाला आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड टर्म या फिर कॉन्सिक्वेंट। क्या कहेंगे? कॉन्सिक्वेंट, CONSEQUENT, कॉन्सिक्वेंट। तो इसका भी 2 नाम और इसका भी 2 नाम। इसको हम लोग या तो फर्स्ट टर्म या तो एंटीसीडेंट कह सकते हैं, और इसको हम लोग या तो सेकेंड टर्म या तो कॉन्सिक्वेंट कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो आपको 2 डॉट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इज टू। ठीक है ना, अब तो कोई समस्या नहीं, बात समझ में आई है। चलिए अब यहाँ पे एक नया चीज जो आपको जान लेना है, जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पे आपका A/B लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, A/B। तो अब यहाँ पे आपको 2 चीज समझ में आ गया कि यदि कोई चीज इस रूप में लिखा हुआ हो A/B, तो उसको हम लोग A/B भी लिख सकते हैं, या फिर उसको ऐसे भी आप बोलिए, कोई चीज यदि A/B लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल इसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4:5 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4/5 लिख सकते हैं। या फिर कोई चीज मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे 17/19 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 17:19 लिख सकते हैं। दोनों चीज आप कर सकते हैं। यदि कोई चीज इस रूप में दिया हुआ हो तो आप इसको इस फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या फिर कोई चीज फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो आप इसको इज टू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट रेशियो एंड प्रपोर्शन का। कोई समस्या, बात समझ में आई है? हाँ या ना? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये दोनों एग्जाम्पल आप जरूर लिख लीजिएगा कि यहाँ पे 4:5 लिखा हुआ रहे तो ये हम 4/5 लिख सकते हैं, या फिर कोई चीज फ्रैक्शन है पहले से दिया हुआ है तो उसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे इज इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, अब ये हो गया हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब आ जाइए आप सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है? देखिए, सबसे पहला, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 4 रेशियो आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी कि 4 आपके पास सवाल है, इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे किया जाता है उसका देखिए जरा ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे 75:125 लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको 75/125 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको मालूम चल गया है ना। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि इसको ना तब तक छोटा करते रहो करते रहो करते रहो जब तक कि ये छोटा हो रहा है ना, यानी कि इसको काटते रहो काटते रहो काटते रहो। चलिए, जैसे हम लोग इसको यदि काटना चाहेंगे तो ये 5 से कटेगा कितने बार में? 5 से कटेगा 25 से। अच्छा, पहले 5 से कर लेते हैं, है ना।
एक बार में, फिर ये 5 बार में, हो गया 5 से, और ये 5 से कितने बार में, 25 बार में हो जाएगा, है ना। फिर ये 5 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में, फिर ये 5 से कटेगा 5 बार में। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आ रही है। तो इसका कितना आ गया, 3/5 आ गया, है ना। ये 3/5 आ गया, तो 3/5 आया तो क्या हम इसको 3:5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 75:125 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 3:5 होगा। ये पहला सवाल हमारा ऐसे ही क्लियर हो गया, है ना। लेकिन क्या हर बार सवाल आपको ऐसा ही देगा, नहीं, वो आपको ना फ्रैक्शन में दे देगा और इज टू में भी दे देगा। जैसे ये वाला देखिए, ये वाला आपका फ्रैक्शन में है क्या, नहीं है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे 75:125 दे दिया ना। तो इसको आपने इस प्रकार से बनाया, लेकिन यहाँ पे पहले से ही फ्रैक्शन में दिया हुआ है, प्लस रेशियो में भी दिया हुआ है, इज टू का मतलब रेशियो, वो भी दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो नीचे दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में, उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 4 और 6 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो अब इसको बनाना कैसे है वो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4, और यहाँ पे कितना आ गया एलसीएम इसका, 12 आया ना। तो 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना, और इसको ब्रैकेट में रखिए अभी फिलहाल। तो ये हम लोग अभी फिलहाल 4 के लिए काम कर रहे हैं। अब बीच में इज टू का साइन है, तो बीच में इज टू का भी साइन दे दो, हो गया ना। अब उसके बाद यहाँ पे 1/6 को भी मल्टीप्लाई करना है किससे, 12 से, जैसा कि आपने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे भी आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई करना है, हो गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब इस प्रकार का सवाल दिख जाए तो इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जो आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई करो, इसको भी और इसको भी, और बीच में इज टू का साइन रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि, अच्छा एक मिनट, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पे लाइन खींच दे रहे हैं, है ना। अब देखिए ध्यान से, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो 3 × 1 कितना, 3। अब यहाँ पे इज टू का साइन है तो वो तो रहेगा ही, और ये 2 1 जा 2, बस हो गया। कोई सा डाउट इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 1/4:1/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 3:2 होगा। बस यही, इतना ही करना था इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको अब आप कैसे लिख सकते हैं, 3/2 भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो खैर इतना काफी है, आगे इसको देख लेते हैं। क्या इसमें कुछ है, कुछ नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, है ना। चलिए इसको पहले हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 25/3 25/4, यानी कि 3 और 4 आ गया। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा ना, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, है ना। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। तो जब भी आपको ना ये फ्रैक्शन वाला दिख जाए तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, है ना। तो यहाँ पे 25/3 × 12 क्यों किया हमने यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। आप करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पे 25/4 को भी हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब कितना आ गया, देखिए ध्यान से, अब 25 × 4 100, इज टू का साइन यहाँ था, यहाँ रहेगा, है ना। उसके बाद 25 × 3 कितना, 75 हो गया। लेकिन है ना, एक चीज और यहाँ पे देखिए, हमको दिख रहा है कि ये और कट सकता है ना। अच्छा क्या हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100/75 लिख सकते हैं कि नहीं, जरा बताइए। लिख सकते हैं इसी चीज को ऐसे। अब इसको काटेंगे हम लोग, तो 25 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में, ये कितने बार में, 4 बार में, यानी कि कितना आ गया, 4/3 आ गया। तो क्या अब इसको हम लोग 4/3 को 4:3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। बस हो गया, यही इसका आंसर हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म।
क्या कुछ इसमें हार्ड है क्या? कुछ हार्ड नहीं है, सबसे आसान यही चीज है ना। अब यहाँ पे एक चीज और नया आ गया, पॉइंट वाला आ गया। आप देख रहे हैं हर बार सवाल चेंज हो रहा है ना। एक बार तो सिंपल था, उसके बाद फ्रैक्शन में आ गया, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, उसके बाद डेसिमल में आ गया। यहाँ 8.5:10 है, कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल को हटा देंगे, है ना। तो कैसे बनाएंगे इसको देखिए ध्यान से, ये और आसान है। कैसे? देखिए 8.5 है ना। अच्छा, पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए तो जरा। पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे यहाँ पे 8.5 है तो 85/10 करते थे। पॉइंट को हटाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पे तो हटा देंगे तो नीचे 10 से डिवाइड करना पड़ता था। इज टू यहाँ पे 10 है। अच्छा, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब ये भी हमारा फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया तो क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 1 और 10 का आप एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा 85/10 इंटू 10 हो जाएगा, इज टू 10/1 इंटू 10। इसमें तो कोई डाउट नहीं, बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलिए। यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, बस ये चीज है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, है ना, क्योंकि 10 हमारा एलसीएम था। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कोई समस्या? और ये 1 का तो यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 85:100। नीचे में 1 का कोई मायने है? कोई मायने नहीं है। यहाँ पे आ गया 85:100, लेकिन हमको कहाँ पे, कहाँ दिए हैं, कहीं पे, कहीं पे नहीं, कहाँ कहाँ, एलसीएम के ऊपर लाइन, यहाँ पे लाइन नहीं देना है। जैसे आपका एलसीएम आया इसका 10 तो डायरेक्ट इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वही चीज हमने यहाँ पे भी किया है। एलसीएम 12 था तो 12 से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे भी एलसीएम 12 था तो 12 से मल्टीप्लाई किए हैं। समझ गए बात को? बस आपको मल्टीप्लाई कर देना था। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको साफ दिख रहा है, 85/100 लिख सकते हैं इसी चीज को, है ना। अब इसको काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो ये कटेगा कितने बार में, एक बार में और 7 बार में। 17 5 जा 85 होता है, बिल्कुल सही। इसको 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, है ना। अब तो नहीं कटेगा। तो ये चीज हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 17/20 आ गया। क्या हम इसी चीज को 17:20 लिख सकते हैं? बस हो गया। यानी कि 8.5:10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया हमारा, 17:20 आ गया। ये इसी प्रकार से बनता है। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, हाँ सवाल नंबर 2 भी मजेदार है। क्या है इसमें, देखिए ध्यान से, फाइंड द रेशियो ऑफ। यहाँ पे ना 4 सवाल दिया हुआ है, इसका आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। लेकिन यानी कि इसको ना आपको रेशियो के रूप में कन्वर्ट करके दिखाना है। लेकिन यहाँ पे करना क्या होता है ना, पहले यूनिट को सेम करना होता है, यूनिट को पहले सेम करना होता है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे यूनिट को कैसे सेम करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मीटर और यहाँ पे 24 सेंटीमीटर लिख दिया। तो यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा ना, यहाँ पे आप 2 चीज कर सकते हैं। पहला क्या, मीटर को या तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, पहला ये कर सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे ना जब आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो पॉइंट में आएगा, किसमें आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, जो कि खतरनाक होता है। हमेशा डेसिमल से बचना है, हमेशा डेसिमल से बचना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक आसान सा रास्ता क्या निकलेगा, आसान सा रास्ता ये निकलेगा कि इस मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। और बताइए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मीटर है। चलो हम यहाँ पे ना कहीं पे लिखते भी चलते हैं ताकि आप इसको बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, कहीं बाद में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 मीटर है तो कितना हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 224 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा हमको इसमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेशियो में। तो क्या हम इसको वैसे लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए तो, 200/24
लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे, अब ये हमारा कट रहा है, हमको दिखेगा। जैसे यहाँ पे इसको 2 से काटेंगे तो 100 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो 12 बार में, फिर इसको 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 50, ठीक है ना, फिर 2 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 3, कितना आ गया 25/3 यानी कि 25:3 हो गया, बस बात खत्म, है ना। इसी प्रकार से आपको वो वाला वही कन्वर्ट करना है। जैसे इसमें क्या कहा दिया भाई, इसमें कहा दिया 3 days to 30 hours, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें आप दो चीज कर सकते हैं, पहला क्या, यहाँ पे 3 दिन है तो डेज को आप आवर में कन्वर्ट कर लो या फिर आवर को डेज में कन्वर्ट कर लो, तो ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा? डेज को आवर में कन्वर्ट कर लें तो बताइए कि यहाँ पे एक डे में कितना घंटा, 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटा, तो यहाँ पे कितना दिन है, 3 दिन है। तो हमको जो है ना 24 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 72, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 72 आवर्स टू 30 आवर्स, कोई डाउट नहीं इसमें। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि इस 3 दिन को हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया, और हमको मालूम है कि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आवर में निकल जाएगा। अब हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं 72/30 लिख सकते हैं ना, और ये कटेगा, अभी इसको 2 से काटेंगे 36 बार में कटेगा, इसको 2 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, ठीक है ना। अब ये हमारा 3 से कटेगा, 3 से कटेगा कितने बार में, 12 बार में, और ये 3 से कटेगा 5 बार में, कितना आ गया 12/5। तो क्या हम लोग इसी को 12:5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हो गया इसका आंसर कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर थर्ड में है 1 किलोमीटर टू 360 मीटर, तो इसमें भी वही चीज है, इसमें भी आप दो ही चीज कर सकते हैं, या तो आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो या फिर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या करना अच्छा रहेगा, किलोमीटर को मीटर में करना अच्छा रहेगा। तो हमको यहाँ पे मालूम है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर बताइए, 1000 मीटर होता है, और यहाँ पे 1 ही किलोमीटर है तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर टू 360 मीटर होगा ना, यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000/360। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया 100/36, तो इसको हाँ कौन सा, हाँ 2 से कटेगा ये 50 बार में, और ये 2 से कटेगा 18 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 25, और ये 2 से कटेगा 9, है ना, कोई समस्या तो नहीं ना। चलिए, अब यहाँ पे और कटेगा क्या, नहीं अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 25/9, और इसी चीज को हम यहाँ पे 20 क्या लिख सकते हैं बताइए, 25:9, हाँ 25:9 हो गया, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अच्छा यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा इसका था, है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया पहला, सॉरी तीसरा हो गया। चौथा भी देख लेते हैं, चौथा में क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से। चौथा कहा जा रहा है कि 1 kg टू 150 ग्राम, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, और आपको मालूम है कि 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम होता है, और यहाँ पे 1 kg है तो क्या हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम टू 150 ग्राम। और जब ऐसा है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया 100/15 आ गया, है ना। 5 से करते हैं, इसको 5 से करेंगे तो 20, और इसको 5 से करेंगे तो 3, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 20/3। तो क्या हम लोग इसी चीज को 20:3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हो गया, बस उतना ही करना था उसमें, और कुछ नहीं है उसमें, हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो आपके लिए एडिशनल जानकारी था इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक, नोट करके यहाँ पे आप NOTE नोट करके
इसको जरूर अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे आज हम लोगों ने सबसे पहला तो अपना चैप्टर के मतलब को हमने समझा कि क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं, बेसिकली दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इस चैप्टर को 5 भाग में बांट दिया। पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद यूनिटरी मेथड, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, और जिसमें से आज हम लोग शुरुआत कर चुके हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोगों का जो मेन पार्ट था समझने वाला वो ये वाला पार्ट था, पूरा इसको अपने कॉपी में मेंशन कीजिएगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन भी हम लोगों ने आज सॉल्व किया, एक ये वाला, इसका 4 पार्ट, और इसका ये, इसका भी 4 पार्ट, और इसको नोट करके बगल में कहीं पे लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान में रहे। ये बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है कि देखो भैया 1 मीटर में जो है ना 100 सेंटीमीटर होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है, सबको मालूम है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना। इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, और ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाक से इसको अपने कॉपी में भी मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अगले वाले क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा। यानी कि हमारा ये वाला जो पार्ट है ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी चालू हुआ है, इसमें 2-3 क्लास हमारा लगेगा क्योंकि ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। तो हर एक चीजों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो 2 सवाल आज हम लोग कर चुके हैं, कुछ और सवाल सॉल्व करेंगे, फिर इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम भी आता है उसको भी सॉल्व करेंगे, यानी कि हर एक चीजों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। कोई डाउट नहीं ना, चलिए तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। और कहीं पे कोई डाउट रहे तो फटाक से आप कमेंट कर लीजिएगा। अगले वाले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।